नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और एक बम्पर वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है सभी नव युवाओं के लिए जो कि डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से अभी एसएससी जीडी का पिछली बार एग्ज़ाम हुआ और अभी फिर आपके सामने है, तो लेट्स स्टार्ट योर वैकेंसी। एसएससी जीडी, आपको पता है कि हर राज्य अपने कांस्टेबल की भर्ती करता है, जहां पर एमपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, परंतु जो सेंट्रल कुछ फोर्सेस होती है उनका रिक्रूटमेंट एसएससी करता है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कौन करता है? एसएससी। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का मतलब वही कांस्टेबल की भर्ती। ठीक है, तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि आपकी बॉर्डर पे कुछ पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है, आप कभी एयरपोर्ट में जा रहे हो तो आपको चेक करने के लिए कुछ पुलिस खड़ी हुई है ना। कहीं पर आपका इंडस्ट्रियल जैसे भेल है या अफीम जो फैक्ट्री, वहां पे कुछ कांस्टेबल होते हैं, तो आपके मन में ये आता होगा कि अरे इनकी भर्तियां कहाँ से होती है, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आ जाते हैं ये उठ के? ये वो लोग होते हैं सर। आप जब भी कभी दंगा हो जाता है तो आपको पता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस लेकर हैं, सीआरपीएफ आ जाती है, वहाँ उनकी टुकड़ियाँ। तो आप बोलते होंगे यार सीआरपीएफ कहाँ से आ गई? आपको पता है हमारे यहाँ पे आसपास में नीमच में सीआरपीएफ है, जावरा नीमच में है, तो सीआरपीएफ का बहुत बड़ा कैंप नीमच में है। तो वहाँ पे पूरा, तो ये इस प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है। तो उन रिक्रूटमेंट के लिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी जो भारत की जो बॉर्डर है वहाँ पर कौन आता है? जनरली बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहने के लिए सेनाएं, तो क्या होती है, युद्ध होती है तब थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब अपना काम करती है, पर जब हमेशा कौन तैनात रहता है तो बीएसएफ रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यानी क्या होता है, हमारे भारत में जितने भी सरकार के जो कुछ कमाने वाले जो सोर्स हैं, जैसे कि नारकोटिक्स, मतलब ये जो हमारा एयरपोर्ट हो गया है या फिर हमारी भेल हो गया है, या इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, वहाँ पर मेट्रो रेलवेज हो गया है, वहाँ पर सुरक्षा के लिए तो वो इंडस्ट्रियल, जैसे आई से मतलब होता है इंडस्ट्रियल, हमारी जो औद्योगिक है उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ होती है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जनरली तिब्बत जो बॉर्डर है वहाँ पर जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करता है आईटीबीपी हो गया, उसको अलग ही नाम दे दिया उन्होंने। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, है ना, जहाँ पे अलग से एक पूरा एसएसबी दे दिया। एसएसएफ का मतलब होता है सेक्रेटरियन सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्स, जो सचिव होते हैं सचिवालय में जो रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद एएफ, ये आपका एआर है, असम राइफल है एक। और इस साल एक नई पोस्ट जोड़ी उन्होंने, एनसीबी मतलब होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। यानी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे कि अफीम वाला हो गया या फिर चरस गांजे, इस प्रकार के जो कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो नारकोटिक है, नारकोटिक से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ये भी इस बार इंक्लूड इन्होंने करी है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आती है, फॉर्म कब भरी हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म 27 तारीख से शुरू हो गया, पहली ही तारीख में फॉर्म भर दीजिए। रीजन ये होता है कि आपको सबसे पहली बात तो क्या होता है कि पहले आओ पहले पाओ का चलन सब जगह हो गया है। जहां पर क्या होता है कि जो आप रिक्रूटमेंट सेंटर मांग रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि यार मैं एमपी से हूं, मैं राजस्थान से हूं, तो मेरा नियरेस्ट सेंटर उज्जैन है, मेरा नियरेस्ट सेंटर जयपुर है, या कहीं पर भी है, तो आप नियरेस्ट सेंटर को आप चुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो 27 तारीख से शुरू हो गया, आज तो 30 हो गया, तो मतलब इसका मतलब होता है स्टार्ट। 100 रुपए की फीस है, सिंपल सी, महिलाओं के लिए फीस ही नहीं है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करना है। जैसे क्योंकि हमारी साइकोलॉजी यही बनी हुई है कि जितना जल्दी हम फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी हमारी तैयारी स्टार्ट होगी। तो तैयारी तो आप पहले से कर रहे होंगे, नहीं स्टार्ट करिए तो आज से करिए, पर फॉर्म सबसे पहले भरिए। ठीक है, फॉर्म में सब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत अच्छी पोस्टें जो होती है तो ये जनरली सीआईएसएफ नंबर 1 पे लेना चाहिए, फिर आप एनसीबी नंबर 2 पे लेना चाहिए, उसके बाद फिर एसएसएफ 3 पे लेना चाहिए, उसके बाद आप फिर इसके बाद 4, 5, 6 नंबर, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए कि आप आईटीबीपी एसएसबी ले लीजिए, ये आपके 4 नंबर पे हो जाएगी, फिर आईटीबीपी, फिर ये 6, फिर असम राइफल, ये इस प्रकार से लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पता चला कि 100 में से 90 नंबर आ गए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी ना, अच्छी पोस्ट मिलेगी सीआईएसएफ। देखो जनरली क्या होता है कि हम सब हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहना चाहते हैं। देखो एक बात बताऊं, हमेशा आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कौन बॉर्डर पे जाना चाहेगा? वो चाहेगा कि यार सीआईएसएफ मिल जाए, बढ़िया आराम से नीमच जैसी जगह में आराम से 3-4 साल गुजारेंगे, एयरपोर्ट पे गुजारेंगे, मेट्रो पे गुजारेंगे। तो सभी का अपने अपने मन में एक टेंडेंसी होती है, इसलिए हम भी सुरक्षा के, इसलिए ये प्रेफरेंस रख सकते हैं आप।
और आप समझदार हैं। उसके बाद डेट 27/10 से 30/11, 30/11 का इंतजार न करें, अपनी तारीख को बिल्कुल 27 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए, आज ही मतलब फॉर्म भर दीजिए। ये इन सबको कंडक्ट करवाने का काम, मतलब इन सबको फंडिंग देने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मतलब होता है गृह मंत्रालय के द्वारा ये सारी भर्तियां हो रही है। इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए और इसमें जॉब लग गई तो मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद आपके पास है एग्जाम डेट जनवरी 2023, दैट मीन्स अभी आपके पास नवंबर और दिसंबर, यू हैव ओनली 2 मंथ्स, यानी आपके पास केवल 2 महीने हैं। 2 महीने में लपक के तैयारी करिए। सब्जेक्ट मतलब उतना सिलेबस उतना टफ नहीं है, बस केवल आपकी तैयारी होना चाहिए। उसके ऊपर सिलेबस के ऊपर हाउ टू प्रिपरेशन, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास। पोस्ट देखें तो मेल के लिए, क्योंकि इसमें मेल के लिए 21,579 पोस्ट है, जिसमें SC, ST, OBC, आजकल EWS भी एक हो गया और एक और UR मतलब अनरिजर्व, जिसको जनरल कैटेगरी हम मानते हैं। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट पिछड़ा वर्ग, ST शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे पोस्ट डिवाइड है और 21,579 पोस्ट है। फीमेल को आपको पता है ये सारी पोस्टें जनरली मेल डोमिनेशन है, बॉर्डर पे जनरली महिलाएं नहीं होती, आजकल तो हर जगह ये, पर फीमेल को भी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी के वाले, यानी जो हमारा लिंग समानता के लिए कि महिलाएं पुरुष से कहीं कम नहीं है, इसलिए इन एग्जामों में पहले मतलब महिलाओं को नहीं लिया जाता था, अब आजकल इनमें भी लिया गया है। तो इसलिए फीमेल की भी 2626 पोस्ट है। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लड़कियों को लगता है कि इतनी सी पोस्ट है, पर लड़कियां लड़कों की तुलना में फॉर्म भी तो कम भरती है। अगर 10 फॉर्म है तो डेफिनेटली लड़कियों का फॉर्म केवल 2 ही होंगे या 1 ही होगा, इतना ही परसेंट है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पोस्ट भी जो अच्छी तैयारी करेंगे उनके लिए है। तो इनका कुल मकसद है जेंडर बैलेंस करना है, जेंडर इक्वलिटी लाना है। और एनसीबी की इस बार इन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 164 पोस्ट डोली है, तो टोटल आपके पास 24,369 पोस्ट हो जाती है। दैट मीन्स मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। एज का इश्यू, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, देखते रहे कि पूछते हैं कि एज का क्या रहेगा। तो एज बिल्कुल सिंपल सी बात है, 18 से 23 साल होना चाहिए एज ऑन 1/1/2023। ये पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ना बंद कर देते। उन्होंने एक बात लिखी है, क्योंकि कोविड के कारण ये एग्जाम लगभग 1-1.5 साल पहले होना थी, क्योंकि इससे पहले की जो एग्जाम थी वो भी थोड़ी डिले हो गई थी। तो कुल मिला के कोविड के कारण एक एग्जाम पूरी डिले हो चुकी। जो लोग 23 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है, 3 साल का रिलैक्सेशन। इसका मतलब होता है जो 1/1/2023 को है तो उनको 2 जनवरी 1997 को तक वो ले सकते हैं। इसका मतलब आप सोचिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, तो 2 जनवरी 1997 को 3 साल का रिलैक्सेशन यानी छूट मिल चुकी है कोविड के कारण, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो बच्चा 1 जनवरी 1997 को जन्मा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। पर कब? जबकि वो जनरल कैटेगरी में हो। किसमें हो? जनरल। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा अगर 1 जनवरी 1997 को जन्मा है या उससे पहले, 97 के बाद तो 96 आ जाएगा, 96-95, तो वहां पर वो एलिजिबल नहीं कहलाएगा। बट आपको पता है ओबीसी में 3 साल की छूट है, SC ST में आपको 5 साल की छूट रहती है, और इस प्रकार से छूट रहती है। तो वो उनको छूट इस ईयर के बाद भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर 29 साल तक का बच्चा ओबीसी में कैन अप्लाई, यहां पर SC ST में 5 साल के लिए। तो यानी इसका मतलब तो कुल मिला के ये छूट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को ओवर एज मान रहे थे वो उनके लिए थोड़ी सी राहत भरी है। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो आप फालतू कुछ भी मत सोचिए, फॉर्म भरिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वैसे वो आपने ओबीसी कैटेगरी डाला वो आपको छूट दे देगा, नहीं होगा तो नहीं भरा। इसलिए फालतू की बातों में जाइए, अपना फॉर्म तुरंत डालिए और निश्चित हो जाइए कि आई हैव फिल्ड माय फॉर्म। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अपने सर्टिफिकेट जो है, जो SC ST और OBC वाले हैं, ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तारीख से पहले के सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरने के बाद फिर बोलेंगे चलो अगली बार बना देंगे, तो नहीं चलेगा सर। यानी इसका मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आप OBC कैटेगरी में आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। आजकल डिजिटल हो गए हैं सारे सर्टिफिकेट, तो वो होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है कि आखिरी जब DV प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपकी बहुत दिक्कतें आती है और उसके बाद SSC बहुत टफ डॉक्यूमेंटेशन करती है। लोगों को ये पता नहीं होता, आखिरी में जाके दिमाग हालत खराब हो जाती है। नाम अलग ने, किसी का पिताजी का नाम अलग ने, मार्कशीट में अलग ने, ये सब नहीं चलेगा सर।
शुरू ही दिन आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एकदम वैलिड रखिए, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस बार हमारे जो लास्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके अगर बाहर हो गए तो आप सोचिए उस समय उनके मन पे क्या गुजरती होगी। अपने को ये नहीं पता कि हमारे डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भर्ती प्रक्रिया सिंपल सी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBE जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जाम होगी। ऑनलाइन एग्जाम में देखिए तर्क शक्ति जो आपकी होगी जिसको अपन रीजनिंग बोलते हैं, है ना, उसके बाद आपके पास एक गणित होगी जिसको अपन अर्थमेटिक बोलते हैं, उसके बाद आपका GK एंड GA होगा। और अपन यहाँ पे हिंदी भाषी हैं तो लगभग बच्चे ज़्यादातर हिंदी ही लेते हैं या फिर इंग्लिश उसका ले सकते हैं। देखें 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, टोटल है आपके पास 80 क्वेश्चंस। टाइम आपका 60 मिनट मिल रहा है आपके पास, 60 मिनट। और उसके बाद यहां पर हम देखें तो ये 40 नंबर का, इस बार इन्होंने डबल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर का, आधा कर दो 40 कर दो, पर ठीक है। ये कितना हो रहा है आपके पास 160 नंबर का हो गया। यानी इसका मतलब होता है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 20-20 क्वेश्चन के 40 इस प्रकार से होगा। तर्क शक्ति गणित 20-20 नंबर कहेंगे। पिछली बार के सिलेबस में 25-25 नंबर था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25 क्वेश्चन आओ 20 आओ, सेम सिलेबस है, क्वेश्चन और कम हुए हैं। टाइम 60 मिनट है, इस बात को ध्यान रखना। 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। पर हिंदी और जीके में कोई टाइम नहीं लगता, केवल रीजनिंग और इसमें लगता है। तो अपनी मेहनत को, इसको प्रक्रिया को किस प्रकार से हम आगे करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन की ये होता है 60 मिनट में ये होते हैं, और तैयारी शुरू करिए। सबसे पहले फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू करिए। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है जब आप कम से कम आपकी जो पोस्ट है उसके लगभग 10 गुना लगभग ले लेंगे। जैसे कि 26,000 पोस्ट है तो लगभग आप 10 गुना को ले लेंगे तो 2 लाख लगभग, ये 24,369, तो 1 जीरो और लगा दो, यानी 2,43,690 के लगभग बच्चों को पास करेंगे वो। क्योंकि उसके बाद ये इतनी प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहले है पीईटी होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, एग्जामिनेशन नहीं होता, इफिशियंसी होता है सर। ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में जनरली यहाँ पर 2 चीज़ें की जाती है, एक तो मेल और एक और फीमेल के लिए रनिंग कराई जाती है। यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है और वो 24 मिनट में कराई जाती है मेल के लिए, और ये 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है और इसे 8.5 मिनट के लगभग समय इनका लिया जाता है। तो ये पीईटी वो पास कर लेते हैं। जैसे ही वो पीईटी पास कर लेते हैं तो पीएसटी करवाई जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जनरली उनको क्या है, हाइट और चेस्ट नापा जाता है, ठीक है। तो हाइट और चेस्ट लगभग ये कितना है, मैंने भी थोड़ा गौर नहीं किया था इसका। महिलाओं के लिए 170 और 157 है, तो 170 और 157, यानी पुरुषों के लिए 170 की लंबाई होना चाहिए और महिलाओं के लिए इतनी। और उसमें कुछ SC ST के लिए छूट भी होती है, तो देर इन सिंपल सी। चेस्ट के लिए 80 और 85 होता है, महिलाओं के लिए जनरली चेस्ट के ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो ये चेस्ट के लिए। उसके बाद होता है एमई का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि बहुत अच्छा खासा मेडिकल होता है भाई। आपका कोई हियरिंग में कैपेसिटी में तो नहीं है, विजन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, आपके कोई हार्ट संबंधी बीमारी तो नहीं है, लंग्स संबंधी, किडनी संबंधी, या फिर आपका पैर हाथ टूटा हुआ तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों मेडिकल एग्जामिनेशन एक आर्मी में होता है, वो सारी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे बच्चा भूल जाता है कि क्या करना है। किसी में नाम लिखा हुआ है रामलाल, किसी में एक मार्कशीट में केवल राम, और आपका जो OBC सर्टिफिकेट है उसमें केवल लिखा है राम लाल कुमार या राम कुमार लाल। तो क्या है ये? आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट, और आपका SC ST OBC जनरल जो भी सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट, नेम शुड बी सेम। कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, माता का नाम, पिता का नाम, सभी। अगर ऐसा कुछ भी होगा SSC यहाँ से डायरेक्ट यूँ फेंकेगी वो, मतलब आपको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टफ होता है, तो शुरू दिन से ही अपने आप को चीज़ों को कंप्लीट करिए, ठीक है। ये SSC GD का एक जनरल इन्फॉर्मेशन था, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बड़ी लपक के तैयारी करिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी, अपीयरिंग कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल के एग्जाम है। बहुत सारे लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और जो भी SSC जो पिछला रिक्रूटमेंट हुआ उसमें जो असफल लोग हुए हैं वो लोग और अच्छी तैयारी करेंगे। 3 साल की छूट मिल गई, इसलिए उनको फायदा भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।